उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभारी मंत्री तैनात कर दिए हैं। आपको बताएं, सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग और चमोली के प्रभारी मंत्री बने हैं। हरक सिंह रावत टिहरी के प्रभारी मंत्री हैं। बंशीधर भगत देहरादून के प्रभारी मंत्री होंगे। यशपाल आर्या को नैनीताल जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बिशन सिंह चुफाल अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री होंगे। सुबोध उनियाल पौड़ी के जिला प्रभारी मंत्री होंगे। अरविंद पांडे चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के प्रभारी मंत्री। गणेश जोशी उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। धन सिंह रावत हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। रेखा आर्या बागेश्वर जिले की प्रभारी मंत्री होंगी। स्वामी यतीश्वरानंद उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। तो कई अहम फैसलों के बीच ये बड़ी खबर देहरादून से, जहां जिलेवार तरीके से तमाम मंत्रियों को प्रभार सौंपा जा चुका है। इसी क्रम में ये तमाम नाम टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जहां तमाम मंत्रियों को कई जिलों के प्रभार सौंपे जा चुके हैं, बांटे जा चुके हैं। कुछ इस तरीके से इस क्रम में आप देख सकते हैं, सभी मंत्रियों को संबंधित जिला से प्रभार दिया जा चुका है। वो प्रभारी मंत्री बन चुके हैं और इस कड़ी में कई नाम जो हैं आपके सामने हैं। स्वामी यतीश्वरानंद उधम सिंह नगर जिले के प्रभारी होंगे। रेखा आर्या बागेश्वर की जिला प्रभारी होंगे और धन सिंह रावत हरिद्वार जिले के प्रभारी मंत्री होंगे। गणेश जोशी उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री और अरविंद पांडे के खाते में चंपावत और पिथौरागढ़ जिला आया है। सुबोध उनियाल पौड़ी जिला के प्रभारी मंत्री। बिशन सिंह चुफाल अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री होंगे। यशपाल आर्या नैनीताल के प्रभारी मंत्री। बंशीधर भगत देहरादून के प्रभारी मंत्री होंगे। हरक सिंह रावत टिहरी का प्रभार इनके पास है। सतपाल महाराज के पास रुद्रप्रयाग और चमोली का प्रभार होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभारी मंत्री तैनात कर दिए हैं। इनकी घोषणा हो चुकी है। हर मंत्री के खाते में जो क्षेत्र आए हैं, जो जिले आए हैं, उसके नाम भी लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सबको प्रभार सौंप दिया गया है। साफ तौर से क्लियर कट जिम्मेदारी। तो पदभार संभालने के बाद अब प्रभार की बारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभारी मंत्री तैनात कर दिए हैं और जिलों की आप बात करेंगे तो सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग और चमोली के प्रभारी मंत्री होंगे। हरक सिंह रावत टिहरी के प्रभारी मंत्री होंगे। बंशीधर भगत देहरादून के प्रभारी मंत्री। यशपाल आर्या नैनीताल के प्रभारी मंत्री। बिशन सिंह चुफाल अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री होंगे। तो चलिए हम इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए विनोद का रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं विनोद और उनसे जानते हैं कि विनोद, प्रभार बांटा जा चुका है और अब पोर्टफोलियो तमाम चीजें, कुल मिलाकर वक्त बहुत कम है, काम ज्यादा है। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए अब 6 से 7 महीने के करीब अब मुख्यमंत्री के पास में समय है और ऐसे में ताबड़तोड़ फैसले लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। और यही वजह है कि कल एक बड़ा डिसीजन मुख्य सचिव को पद से हटाकर दूसरे मुख्य सचिव की ताजपोशी की गई और आने वाले 2 दिनों में उत्तराखंड में बड़े बदलाव की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। आज पोर्टफोलियो का दिन था और ऐसे में अब मंत्रियों को, प्रभारी मंत्रियों का, जनपदों का प्रभारी मंत्री बना दिया गया है और जिसमें सबसे पहले सतपाल महाराज को रुद्रप्रयाग चमोली का प्रभारी बनाया गया है। हरक सिंह को टिहरी का, बंशीधर भगत को देहरादून का, यशपाल आर्या देहरादून नैनीताल जिले के प्रभारी होंगे और उसके साथ साथ में अलग अलग जी ये सारे क्षेत्रवार लगातार तो ये स्नेहलता, ये माना जाए कि अब कंटिन्यू कीजिए विनोद आप। स्नेहलता, अब मैं यही बता रहा हूं कि बड़े अब निर्णय लेने होंगे क्योंकि अब नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो गई है और आज पोर्टफोलियो के भी बंटवारे हो सकते हैं और ऐसे में पोर्टफोलियो के बंटवारे से पहले पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन में है, बड़े बड़े डिसीजन लेते जा रहे हैं और लेना भी होगा क्योंकि अब जनता को खासा उम्मीद पुष्कर सिंह धामी से है। अगर बड़े फैसले नहीं लेते हैं और आते ही जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें बड़े निर्णय उन्होंने ले लिए थे, चाहे पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे वाला मसला हो, संविदा कर्मचारियों को का मामला हो, गेस्ट टीचर के वेतनमान में बढ़ोतरी हो, तो तमाम विकास की योजनाएं जितनी भी लंबित है उनको बढ़ावा जल्द से जल्द मिले। और आज हमने खुद मुख्य सचिव
एस एस संधू से खुद बात की, उन्होंने खुद बताया कि जितनी भी विकास की योजनाएं हैं उनको जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए, क्योंकि समय कम है, पहुंचना चाहिए। देखिए अभी पोर्टफोलियो पर भी निगाहें टिकी होंगी। हम आगे भी आपका रुख करेंगे खबरों के लिए। अभी हम आगे बढ़े और बात कर लें कि कोरोना की वजह से इस बार कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई। कांवड़ यात्रा के दौरान कोई मनमानी ना करे, इसे लेकर देहरादून में हाई लेवल की मीटिंग हुई। इसे लेकर इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की एक बैठक आयोजित की गई, जहां पर मंथन हुआ। कांवड़ यात्रा में प्रचार प्रसार को लेकर अधिकारियों की बैठक में केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी और हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़ समेत तमाम राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने बैठक की और इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये दो तस्वीरें जहां कांवड़ यात्रा सिर्फ एक राज्य का मसला नहीं है, इंटरस्टेट कई राज्य इससे जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कितना अहम हो जाता है, इसके लिए ये मीटिंग चल रही है। ज्यादा डिटेल विनोद से लेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, ये बताइए कि इस मीटिंग में क्या कुछ चीजें तय की जा रही हैं, रूपरेखा क्या है, मंथन किस चीज को लेके हो रहा है? जी जी स्नेहलता, देखिए पुलिस हेडक्वार्टर में जो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक शुरू चल रही थी वो अभी खत्म हो चुकी है। डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी, जिसमें कई राज्यों के पुलिस अधिकारी, केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी थे और 2 साल करीब हो गए हैं। पिछले साल भी कोविड-19 के चलते कांवड़ यात्रा प्रभावित हुई थी, तो इस बार भी यात्रा को स्थगित कर दिया गया है और लिहाजा एक बड़े डिसीजन है। हमारे साथ में डीजीपी अशोक कुमार हैं जो खुद बताएंगे। सर, आज की बड़ी बैठक हुई है, सर क्या निर्णय हुआ है? निर्णय यही हुआ है कि जो कांवड़ यात्रा इस वर्ष प्रतिबंधित रहेगी, ये उत्तराखंड सरकार का निर्णय है और हरिद्वार आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील है कि कृपया करके इस वर्ष कांवड़ पे हरिद्वार ना आए। जी सर, कौन कौन राज्यों के पुलिस अधिकारी यहाँ पर शामिल हुए? आज 8 राज्यों के पुलिस अधिकारी इस मीटिंग में ऑफलाइन और ऑनलाइन रूप से जुड़े। उत्तराखंड के अलावा यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली। जी सर, बंद होने के बाद भी श्रद्धालु पहुँचते हैं, उनके लिए सख्ती और निर्देश कुछ? बिल्कुल, उनके लिए जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है या जिन धाराओं में उन पर कार्रवाई की जाएगी, या क्वारंटाइन का अगर रूल बनता है तो क्वारंटाइन भी उनको किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्नेहलता, देखिए उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है, लेकिन उससे ठीक बाद में अब इंटरस्टेट अधिकारियों के साथ बैठक इसलिए की गई है कि अगर कोई श्रद्धालु या कोई भक्त उत्तराखंड की तरफ आता है कांवड़ यात्रा के दौरान, हालांकि स्थगित कर दी गई है, लेकिन समझना चाहती थी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। अगर यात्रा स्थगित है तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन की जरूरत किस क्षेत्र में पड़ रही है? तो यहाँ पर ये इंश्योर किया जाएगा कि अगर कोई यात्रा स्थगित होने के बाद भी यात्रा पर निकलता है तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी होगी। जैसा कि डीजीपी ने बताया कि क्वारंटीन किया जाएगा, यानी इसके लिए बड़ी तैयारी चाहिए होगी, क्वारंटीन सेंटर चाहिए होंगे, एक्स्ट्रा चौकसी चाहिए होगी। ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट की जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, डीजीपी अशोक कुमार ने जिस तरीके से बताया कि अगर कोई श्रद्धालु या भक्त उत्तराखंड आता है यात्रा स्थगित होने के बाद भी, तो उस पर जरूर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन एक सख्ती बरतने के भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। और ऐसे में कोई अगर श्रद्धालु, यानी पूर्व में भी, यानी पिछले साल जिस तरह से सख्ती बढ़ती जा रही थी और कांवड़ यात्रा स्थगित थी, लेकिन फिर भी कुछ श्रद्धालु, कुछ कांवड़ यात्री यहाँ पर पहुँच रहे थे, लेकिन उन पर भी सख्ती बढ़ती गई थी। इस बार भी ऐसा ही है, अगर कोई यात्री, श्रद्धालु, कांवड़ भक्त यहाँ पर आते हैं तो उन पर भी सख्ती बरतने के निर्देश डीजीपी अशोक कुमार की ओर से दिए गए हैं। आज कई राज्यों के पुलिस अधिकारी थे, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ कई ऐसे राज्यों के केंद्रीय एजेंसियों के भी अधिकारी थे, जिनको आज बताया गया है कि इस पूरे कांवड़ यात्रा को दौरान सभी प्रचार प्रसार किस तरीके से करना है, कैसे श्रद्धालु को रोकना है। तो आज ये इंटरस्टेट बैठक इसीलिए बुलाई गई थी और आज ये बैठक खत्म हुई है और कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में तो बिल्कुल विनोद, खुले तौर पर तमाम दर्शकों को और ये अपील भी की जा रही है, एक संदेश देने की भी कोशिश होगी कि कांवड़ यात्रा स्थगित है, तो इस फैसले को समझना होगा। इसके खिलाफ जाकर जो लोग कांवड़ यात्रा पर निकल रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ये बातें स्पष्ट हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर जागरूकता को लेकर भी काम करना पड़ेगा, जिसके लिए शायद ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी चल रही है कि अगर
एक राज्य का मसला नहीं है, तमाम राज्यों से कोई चलकर आता है, बॉर्डर क्रॉस करता है, पैदल चलता है, तो ऐसे में चौकसी भी बढ़ानी होगी और लोगों को थोड़ी जागरूकता भी उनके भीतर जगानी होगी कि वो यात्रा पर ना निकले। हर राज्यों में सख्ती रहेगी और इसीलिए आज ये कोऑर्डिनेशन बैठक हुई है। हर राज्यों की पुलिस इस धरातल पे आई है कि कोई भी मनमानी नहीं कर सकता है, चौकसी बराबर रहेगी। विनोद, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आइए हम आगे बढ़ें और बात कर लें फूलों की घाटी में पहाड़ी टूटने का एक वीडियो सामने आया। ये तस्वीर आप देखेंगे और अंदाजा लगाएंगे कि कितनी भयानक ये स्थिति है, जहां पर आप देखिए पहाड़ का आधा हिस्सा, ये आपको साफ साफ धुआं उठता सा जो दिखाई देगा, ये पहाड़ी टूटने की वजह से ये तस्वीर सामने आई है और लगातार ये हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। ये धूल का गुबार है, पहाड़ से जंगल में बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। दूर से ली गई इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कि पास जाने पर ये परिस्थिति और भयानक होती है। जंगल को काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि जो ये मलबा गिर के आ रहा है, जो बोल्डर गिर के आ रहे हैं, वो पेड़ पौधों को क्षति पहुंचा रहे हैं। कुल मिला के लगातार भूस्खलन से खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं। फूलों की घाटी से जोशीमठ की ये तस्वीरें देखिए, छोटा मोटा हिस्सा नहीं, पहाड़ का एक अच्छा खासा हिस्सा धीरे धीरे दरकता है और जिस वेग से नीचे आ रहा है, ये धुआं आपको दिख रहा होगा, ये धूल है, गुबार है और बड़े बड़े बोल्डर जंगल में गिरे हैं। देखिए, आप ऊपर से अगर आप देखेंगे तो पहाड़ लगातार दरक रहे हैं और नीचे गिरने के साथ ये धूल, मिट्टी, मलबा और बोल्डर है। आप देखिए बड़ा सा पत्थर का हिस्सा भी टूटते हुए नीचे की तरफ रोल कर रहा है, आ रहा है और ये सारा मलबा जंगलों में गिर रहा है। इससे पेड़ पौधों को बहुत नुकसान हो रहा है। और जोशीमठ की एक तस्वीरें आपने देखी हैं और लगातार खबरें मिल रही हैं कि पहाड़ दरक रहे हैं और बोल्डर के गिरने का सिलसिला जारी है। एक तस्वीर जोशीमठ की भी। आइए बात रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं, जहां 9 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझ रही एक गाय को आखिरकार ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया है। देखिए, इंसान तो इंसान, बेजुबान भी किस तरीके से आपदा की चपेट में आते हैं उसका अंदाजा लगाइए आप। इस बेसहारा बेजुबान को बचाने की कोशिश 9 दिन के बाद सफल हुई है। ये गाय रेस्क्यू करके निकाली गई है। जाहिर तौर पर जो होता है घास चरने के लिए ये गाय थी, लेकिन पानी का वेग अचानक आ गया और 3 तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस गाय को बचाने के लिए ग्रामीणों ने कितने जद्दोजहद के बाद सफलता पाई है। पहली तस्वीर देखिए किस तरीके से बांस की मदद से अस्थायी पुल जैसी स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है, ये पुल जैसा कुछ बनाने की कोशिश की जा रही है। और तीसरी तस्वीर में देखिए कि रस्सी के सहारे गाय को रेस्क्यू किया गया और ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। बेजुबान होते हैं, पानी के बीच में फंसी है, 9 दिन से फंसी है और घबराहट भी होती है, लेकिन ऐसे में इस वेग के साथ ग्रामीणों ने जिस तरीके से इस गाय को सुरक्षित निकाला है, वाकई ये जान में जोखिम से कम नहीं था, जान का जोखिम कम नहीं था। जहां इस तरीके से ग्रामीणों ने देखी कैसे रस्सी की मदद से दोनों तरफ लोग पहुंचे, तब जाके किसी तरीके से इस गाय की जान बचा पाई। और जानिए 9 दिन से फंसी हुई थी। और उत्तराखंड में आज से मॉल खुल गए हैं, मगर 50% कर्मचारी और ग्राहकों के साथ, यानी कुल मिलाकर 50% कैपेसिटी के साथ ही ये मॉल खोले गए हैं। कोरोना की वजह से लंबे वक्त से मॉल बंद रहे हैं, एंट्री नहीं है, लेकिन अब प्रशासन ने सिर्फ 50% स्टाफ हो या ग्राहक, यानी कुल मिला के जो मॉल की कैपेसिटी है वो आधी कर दी गई है और तमाम कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, मानना होगा, तभी एंट्री मिल पाएगी। तो फिलहाल हमने जो सबसे पहले क्या करा, अपने स्टोर सैनिटाइज करा है क्योंकि प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। और अपने स्टाफ मेंबर को सैनिटाइज करके, ठीक है ना, फिर कस्टमर के सामने एंट्री दे रहे हैं। और एवरी जो कस्टमर भी आ रहा है तो उनको भी हम प्रॉपर मास्क चेक कर रहे हैं, उनको सैनिटाइज दे रहे हैं अपने तरफ से। उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट हो रही है, उसके साथ अनलॉक की प्रक्रिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है।
पहले सरकार ने 6 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया था, अब इसे 13 जुलाई तक कई रियायतों के साथ आगे बढ़ा दिया गया। इसमें बड़ी बात यह है कि अब जो मॉल हैं उनको खोलने की परमिशन दे दी गई है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस मॉल में जो सारी दुकानें हैं उनको खोल दिया गया है। अभी फ़िलहाल ये 50% क्षमता के साथ ही इन मॉल्स को खोलने की परमिशन दी गई है और आज पहला दिन है। पहले दिन में हालांकि ग्राहकों की संख्या बहुत कम है, लेकिन जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं, जो यहाँ मॉल्स में ख़रीदारी करने आते हैं, वो सुबह से ही यहाँ ख़रीदारी करने आ रहे हैं। जो तमाम लोग हैं, आप देख रहे हैं कि दुकानदारों ने अपनी अपनी तरह से काफ़ी दिनों बाद ये दुकानें खुली हैं और उन लोगों को ये भी उम्मीद है कि मॉल्स में जो लंबे समय से उनका बाज़ार ठप था, बिक्री उनकी नहीं हो रही थी, तो अब ग्राहकों के आने की उनकी उम्मीद है। लेकिन जो संख्या ग्राहकों की होनी चाहिए थी वो नहीं है। हालांकि जो एहतियात के तौर पर कोरोना के नियम हैं उनके आधार पर ही हर तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। जो भी ग्राहक यहाँ खरीदारी करने या घूमने के लिए आ रहा है उसे सैनिटाइज़र और मास्क अनिवार्य रूप से देखा जा रहा है और जो यहाँ तमाम गार्ड हैं और कर्मचारी हैं उनको भी साफ तौर पर यह हिदायत दी गई है कि यदि आप मॉल्स के अंदर जा रहे हैं तो आप हर तरह से कोरोना के नियमों का पालन करें। तो ये कहा जा सकता है कि अनलॉक की प्रक्रिया के साथ जिस तरह से मॉल्स को खोलने की परमिशन दी गई है उसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल 50% क्षमता के साथ ही मॉल्स खोले गए हैं और ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यदि कोरोना के मामले लगातार कम होते हैं या और ज़्यादा उनमें गिरावट आती है तो निश्चित तौर पर इनमें 100% क्षमता के साथ भी ग्राहकों को आने की परमिशन दी जाएगी। फ़िलहाल अभी सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही लोग यहाँ आ रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि अगर सरकार अगले आने वाले दिनों में यदि कोरोना के मामले कम होते हैं तो यहाँ संख्या और ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर स्थगित करने को लेकर मीटिंग चलती हमने देखी। इसी बीच उत्तर प्रदेश के सीएम का कहना है कि कोरोना काल में कांवड़ यात्रा कराई जानी चाहिए, लेकिन पड़ोसी राज्यों से संवाद स्थापित करके श्रद्धालुओं को जलाभिषेक कराने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। तो यहाँ ये बड़ी खबर है, अहम खबर है, क्योंकि कांवड़ यात्रा तमाम राज्यों से होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि बाकी राज्यों से संवाद स्थापित किया जाए ताकि कांवड़ यात्रा पूरी हो सके। ज्यादा जानकारी शैलेश से लेते हैं। शैलेश, ये बताइए कि अभी हमने उत्तराखंड से ये देहरादून की तस्वीरें दिखाई जहां 5 राज्यों की पुलिस इकट्ठी होकर कोई मनमानी ना कर पाए इसके लिए मीटिंग ले रही है, और अब ये 5 राज्यों से किस तरीके से बातचीत होगी, पूरी डिटेल बताइए। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार अलग अलग राज्य जो है वो अलग अलग फैसला ले रहे हैं। स्थगित करने का भी फैसला कुछ जगह हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने तस्वीर साफ कर दी है। यहाँ कांवड़ यात्रा पर रोक नहीं लगाई जाएगी, यानी कांवड़ यात्रा चलेगी। 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है और इसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने अभी बैठक की अपने अधिकारियों के साथ और ये निर्देश दिए हैं कि वो इसे लेकर अन्य राज्यों से संवाद स्थापित करें। जो मुख्य रूप से देखिए संवाद होगा वो होगा उत्तराखंड से और बिहार से, क्योंकि जो कांवड़ यात्रा होती है इसके लिए उत्तराखंड और बिहार की तरफ ही जाते हैं श्रद्धालु, तो इन 2 राज्यों से मुख्य रूप से संवाद किया जाएगा। और इसके साथ ही क्योंकि कोरोना है, यही वजह की कोरोना काल में कांवड़ यात्रा में जो बड़ी बढ़कर भीड़ होगी श्रद्धालुओं की, उसी को लेकर ये मंथन चल रहा था और अब ये कहा गया कि उन राज्यों से संवाद करें जिससे कांवड़ यात्रा को पूरा किया जा सके। कोविड काल है इसलिए उसके प्रोटोकॉल का भी पालन हो, इन चीजों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। शैलेश, ये बताइए क्या इतना वक्त रह गया है? पुलिस तो देखिए, पुलिस प्रशासन का एक बहुत बड़ा तबका डिप्लॉय होता है, इस्तेमाल होता है इन यात्राओं में, वो तो वहां मीटिंग कर रहे हैं कि हमें मनमानी से रोकने के लिए लोगों को तैनात करना होगा। इतना वक्त रह गया है कि सारी चीजें मुस्तैद हो जाएंगी? लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कांवड़ यात्रा जब निकलेगी उसमें बहुत बड़ी संख्या होगी श्रद्धालुओं की भी। लेकिन देखना ये होगा कि इस चुनौती का सामना कैसे करते हैं पुलिस बल जो है, क्योंकि बिल्कुल शैलेश, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनौती सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी की नहीं है, तमाम राज्यों का कोऑर्डिनेट करना भी उतना ही जरूरी और अहम हो जाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कोटद्वार में एक गुलदार रिहायशी इलाके में आ गया और घर के अंदर दाखिल हो गया। जब लोगों ने इसे भगाने की कोशिश की तो इसने एक युवक को घायल किया। अब लोग मांग कर रहे हैं कि गुलदार आदमखोर घोषित कर दिया जाए और इसकी दहशत से लोगों को निजात दिलाया जाए। ये देखिए तस्वीरें, शख्स को घायल कर दिया है गुलदार ने। पौड़ी में मनरेगा के कामों में हो रही लापरवाही को लेकर डीएम नाराज बताए जा रहे हैं।
डीएम ने कई ब्लॉक के बीडीओ और डीपीओ से जवाब तलब किया है। इससे पहले भी इन ब्लॉक से जुड़े अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश जारी हुए थे, लेकिन बावजूद इसके काम में कोई तेजी नजर नहीं आ रही थी। डीएम का कहना है कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अब ये अगर 3 महीने के बाद में भी ऐसा 1 जुलाई से फूलों की घाटी को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है, मगर अभी तक फूलों की घाटी में 100 सैलानी दीदार कर चुके हैं। इस समय फूलों की घाटी में 60 प्रजाति के फूल खिले हुए हैं। बरसात के मौसम में कई और प्रजाति के फूल भी खिलेंगे, जिससे सैलानियों को फूलों की घाटी में अगर वो आते हैं तो इन फूलों का दीदार करने का मौका मिलेगा। बताया जाता है कि अगस्त महीने में फूलों की घाटी में 300 से ज्यादा प्रजाति के फूल खिलते हैं। मॉनसून सीजन को लेकर खटीमा में प्रशासन ने 5 बाढ़ चौकियां तैयार की हैं, साथ ही तहसील परिसर में कंट्रोल रूम बनाया है। बाढ़ चौकियों और आपदा कंट्रोल रूम में कर्मचारी 24 घंटे मौजूद रहेंगे। दरअसल हर साल मॉनसून सीजन के दौरान जल भराव की दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। इसके साथ ही निचले इलाकों में बाढ़ का भी खतरा होता है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। बात अल्मोड़ा की, जहां 16 जुलाई से हरेला पर्व के तहत पौधारोपण किया जाएगा। इस दौरान कोसी, कुंजगढ़ समेत कई और नदियों के किनारे पौधारोपण किया जाएगा। इसे लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक की और इसे कामयाब बनाने पर चर्चा की। इस दौरान स्थानीय प्रजाति बांज, बुरांज, हरड़ महल सहित कई और प्रजाति के पौधे लगाए जाएंगे। सडनली आपकी प्रोग्रेस बहुत इंप्रूव है।